welcome to the world of geology and this is your own geology educator. So आज ये हमारा 8th लेक्चर है, ठीक है। हमने ऑलरेडी अपना 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको फैक्टर्स जो कि नियोटेनी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया था। हमने आपको नियोटेनी के टाइप्स बताए थे और हमने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ नियोटेनी बताया था। आई होप वहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो हमारा नियोटेनी जो एम्फीबिया का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। एम्फीबिया में हमें 2 बातें पढ़नी थी, दैट इज़ नियोटेनी और एक दूसरा था इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया या फिर ये बोल लो ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। तो आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। चलो आ जाओ। इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया। The earliest fossil of Amphibia tetrapoda is known as Labyrinthodontia because of the folded nature of the dentine. देखो, जो earliest fossil था एम्फीबिया का, देखो एम्फीबिया जो आता है वो टेट्रापोडा में आता है। टेट्रापोडा किसे बोलते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनमें 2 पेयर अपेंडिसेस प्रेजेंट होते हैं। तो एम्फीबिया में हमारे 2 पेयर अपेंडिसेस प्रेजेंट होते हैं ना। इनफैक्ट टेट्रापोडा में और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं और कौन कौन से क्लास आते हैं? तो एक तो एम्फीबिया आ गया, देन रेप्टिलिया आ गया, एव्स आ गया एंड देन मैमीलिया आ गया। ये सारे टेट्रापोडा में आते हैं। अंडरस्टूड? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सबसे अर्लीस्ट फॉसिल था एम्फीबिया यानी कि टेट्रापोडा का, उसको लिब्रिंथोडोंसिया कहा गया। उसको क्या बोलते हैं? लिब्रिंथोडोंसिया बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? बिकॉज ऑफ देयर फोल्डेड नेचर ऑफ डेंटाइन ऑफ टीथ, यानी कि डेंटाइन का जो फोल्डेड नेचर था उसके टीथ में, उसके कारण। आपको पता होगा जो टीथ में होते हैं उसमें इनामल होता है, इनामल के नीचे डेंटाइन होता है। तो डेंटाइन का जो फोल्डेड नेचर था उसके कारण उसको क्या बोला गया? लिब्रिंथोडोंसिया बोला गया। अर्लीस्ट एम्फीबियन कौन था? लिब्रिंथोडोंसिया। ओके, ये याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए। They probably originated 300 million years ago during Devonian period and flourished through Carboniferous and Permian period before extinction in Triassic. देखो, ये जो लिब्रिंथोडोंसिया थे इनका ओरिजिनेशन कब हुआ था? डेवोनियन पीरियड में हुआ था। ओके, डेवोनियन पीरियड में लिब्रिंथोडोंसिया का ओरिजिनेशन हुआ था, यानी कि वो ओरिजिनेट हुए थे, वो पहली बार आए थे, जो कि 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। ओके, और कार्बोनिफेरस और परमियन टाइम में ये बहुत ही फ्लोरिश किए। इनफैक्ट जो कार्बोनिफेरस था ना, इनको एम्फीबियन का ही पीरियड बोला गया है। तो कार्बोनिफेरस और परमियन टाइम में ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किए और ट्रायसिक पीरियड में ये एक्सटिंक्ट हो गए। लिब्रिंथोडोंसिया के बारे में हमने क्या क्या देखा? लिब्रिंथोडोंसिया के बारे में हमने देखा कि अर्लीस्ट फॉसिल था एम्फीबियंस का, यानी कि फर्स्ट एम्फीबियन यानी कि फर्स्ट टेट्रापोडा जो पाए गए वो लिब्रिंथोडोंसिया ही था। उसका नाम लिब्रिंथोडोंसिया क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ देयर फोल्डेड नेचर ऑफ डेंटाइन ऑफ द टीथ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो लिब्रिंथोडोंसिया आया कब था, यानी कि उसका ओरिजिनेशन कब हुआ था? 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था। किस पीरियड में हुआ था? डेवोनियन पीरियड में हुआ था। अगर ईरा की बात करें तो डेट इज़ पैलियोजोइक ईरा में हुआ था। वहीं पे बात करें तो ये फ्लोरिश कब किया था, यानी कि किस पीरियड को हम पीरियड ऑफ एम्फीबियंस बोलेंगे? तो कार्बोनिफेरस को बोलेंगे। इनफैक्ट परमियन पीरियड में भी ये फ्लोरिश किया था। और इसका एक्सटिंक्शन कब हुआ लिब्रिंथोडोंसिया का? वो हुआ ट्रायसिक पीरियड में। अंडरस्टूड? आगे बढ़ा जाए। अब देखेंगे हम पाइशाइन इंसेस्ट्री, यानी कि एम्फीबियंस का मछलियों से क्या रिलेशन है, फिशिज से क्या रिलेशन है, उसको हम देखेंगे इसमें। It is universally accepted that amphibians of originated from fishes, यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है कि जो एम्फीबियंस है वो फिशेस से ओरिजिनेट हुए हैं। Resemblance of amphibia to fishes is seen in most system of the body, यानी कि जो resemblance है यानी कि जो similarities है amphibia के और fishes के, वो कुछ body systems में देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से ऐसे system है, यानी कि कौन कौन से ऐसे points हैं जहाँ पे जो similarities है amphibians की और fishes की वो देखने को मिलती है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है बोथ आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि फिशेज और एम्फीबियंस दोनों के दोनों क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। बोथ रिस्पायर बाय गिल्स इन देयर अर्ली लाइफ, इन सम केसेस थ्रू आउट देयर लाइफ। फिशेज और एम्फीबियन दोनों ही अपने अर्ली लाइफ में, यानी कि जब स्टार्टिंग लाइफ उनका होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ, उसमें वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं
और कुछ केसेस में तो थ्रू आउट द लाइफ वो गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। बोथ हैव एयर ब्लैडर सर्विंग द लंग्स, यानी कि दोनों में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि लंग्स की तरह काम करता है। लाइक फिशेस एक्वेटिक एम्फीबियंस हैव कनाल सिस्टम, यानी कि फिशेस की तरह ही एक्वेटिक एम्फीबियंस में भी कनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। टू प्रिवेंट डेसिकेशन इन एयर बोथ यूजुअली ले एग्स इन वाटर वेयर लार्वल डेवलपमेंट यूजुअली कंटिन्यूज, यानी कि बोथ यानी कि जो फिशेस और एम्फीबियंस दोनों होते हैं, दोनों अपने एग को एयर में डेसिकेशन से बचाने के लिए, यानी कि एयर में एग जो है वो सूख न जाए उसका योग, उससे बचाने के लिए वो लोग जो होते हैं उसके वेटनेस को मेंटेन करने के लिए पानी में, यानी कि जो वाटर वाला एरिया होता है वहाँ पे ही दे यूज टू ले देयर एग्स। इनफैक्ट जो लार्वल डेवलपमेंट भी होता है वो भी वाटर में ही कंटिन्यू होता है, फिशेस और एम्फीबियंस दोनों के केसेस में। अंडरस्टूड। अब आते हैं फिशेस एंसेस्ट्री, यानी कि फिशेस के एंसेस्ट्री को देख रहे थे, या फिर पाइशियन एंसेस्ट्री बोल दो, तो उसमें भी बहुत सारे टाइप के फिशेस होते हैं। तो डेवोनियन पीरियड में जो फिशेस आए थे उनसे इनका क्या रिलेशन है उसको अब हम स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। Three major groups of advanced bony fishes were contemporaries of Labyrinthodontia during Devonian period, यानी कि डेवोनियन पीरियड में जो फिशेस आए थे, यानी कि डेवोनियन पीरियड में क्या आया था, हमारा लेब्रिंथोडोंसिया भी आया था, तो उसके समकालीन यानी कि जिस पीरियड में, यानी कि जिस डेवोनियन पीरियड में लेब्रिंथोडोंसिया आया था उस डेवोनियन पीरियड में 3 एडवांस बोनी फिशेस के ग्रुप्स भी आए थे। अब कौन कौन से थे वो 3 एडवांस बोनी फिशेस के ग्रुप? 3 थे। पहला कौन सा था? एक्टिनोटेरेजी, दूसरा था हमारा डिप्नोई और तीसरा था हमारा क्रोसोटेरिजियन। ओके, ये 3 एडवांस बोनी फिशेस के ग्रुप आए जो कि कंटेम्पररी थे, यानी कि जो समकालीन थे किस चीज़ के? लेब्रिंथोडोंसिया के, यानी कि ये भी डेवोनियन पीरियड में ही आए थे, यानी कि जिस टाइम पे लेब्रिंथोडोंसिया आया था, कब आया था? डेवोनियन पीरियड यानी कि पैलियोजोइक ईरा में, उसी टाइम पे हमारे ये तीनों टाइप के फिशेस यानी कि एक्टिनोटेरेजी, डिप्नोई और क्रोसोटेरिजियन भी आए थे। अंडरस्टूड। अब इनको एक एक करके देखा जाए कि इनमें से कौन से फिश से एम्फीबियन की एंसेस्ट्री मैच करती है, वो हम देखते हैं अब। ओके, आ जाइए। एक्टिनोटेरेजी आर फार ऑफ the main course of tetrapod evolution because of many specializations। एक्चुअली हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये जो 3 फिशेस आए थे दे आर हाईली एडवांस्ड ग्रुप ऑफ बोनी फिशेस। तो एक्टिनोटेरेजी का जो एम्फीबियन यानी कि जो टेट्रापोड के इवोल्यूशन से रिलेशन है वो तो कहीं है ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी एक्टिनोटेरेजी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ग्रुप था। एक्टिनोटेरेजी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ग्रुप था जिस कारण उसका टेट्रापोड के इवोल्यूशन से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है उसका, ठीक है। Dipnoi have several features of close resemblance to amphibia in their anatomy and embryology, यानी कि जो डिप्नोई फिशेस थे उनका एम्फीबिया से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस यानी कि सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। किस चीज़ में सिमिलरिटीज़ है? उनके एनाटॉमी में और उनके एम्ब्रियोलॉजी में। बट have also been specialized to be considered as the ancestral to amphibia, लेकिन वो भी इतने स्पेशलाइज थे कि उनको एम्फीबियंस का एंसेस्टर नहीं कंसिडर किया गया। एक्टिनोटेरेजी तो ऑलरेडी इतने स्पेशलाइज थे कि उनको टेट्रापोडा के जो भी इवोल्यूशन था उससे तो दूर ही रखा गया, उससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं था एक्टिनोटेरेजी का। बाद जब डिप्नोई का आया तो डिप्नोई में देखा गया कि एम्फीबियन से उसकी कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती हैं, जैसे उनके एनाटॉमी में सिमिलरिटीज़ है, उनकी एम्ब्रियोलॉजी में सिमिलरिटीज़ है, लेकिन ये जो डिप्नोई थे वो भी इतने स्पेशलाइज्ड और एडवांस फॉर्म थे कि उनको एम्फीबिया का एंसेस्टर नहीं माना गया। पर्टिकुलरली the skeleton of their fins is not reminiscent of that of primitive tetrapod, यानी कि जो स्केलेटन था फिन्स का, डिप्नोई में जो स्केलेटन था फिशेस का, वो प्रिमिटिव टेट्रापोड के मतलब कोई भी ऐसा रिजेम्बलेंस उससे नहीं दिखा रहा था, कोई भी ऐसा क्या बोल सकते हैं उसको, ऐसा कुछ एविडेंस नहीं था जिससे हमें वो याद दिला दे कि नहीं भाई इससे ये इवॉल्व हुआ होगा। समझ में आया? यानी कि जो स्केलेटन था फिन्स का, डिप्नोई का, उनमें ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं देखने को मिला
प्रिमिटिव टेट्रापोड के लिम्स वगैरह से, जिससे हमें वो याद दिला दे या फिर हमें वो ऐसा प्रूव कर दे कि नहीं ये फिन्स से ही टेट्रापोड इवॉल्व हुए हैं, मतलब टेट्रापोड के जो लिम्स वगैरह हैं वो इसके फिन से इवॉल्व हुए हैं, ऐसा कुछ याद दिला दे हमें, ये कोई ऐसा कुछ प्रूफ दे दे, ये इसमें हमें देखने को नहीं मिला। ओके, डिप्नोई फिशेस में। Thus, the older view that Dipnoi gave rise to amphibian is no longer held. इसलिए जो पहले ये माना गया था कि डिप्नोई से ही एम्फीबियन का राइज हुआ, यानी कि इवोल्यूशन एम्फीबियन का डिप्नोई फिशेस से हुआ, इसको ज़्यादा दिन तक नहीं माना गया और इसको फिर डिनाई कर दिया गया, यानी कि ये ज़्यादा दिन तक ये थ्योरी एग्जिस्ट नहीं किया। ओके, यानी कि अभी तक हमने दो फिशेस का देखा, एक एक्टिनोटेरेजी और एक डिप्नोई। दोनों से हमारा यही कंक्लूजन निकलता है कि जो एम्फीबियंस है वो ना तो एक्टिनोटेरेजी से इवॉल्व हुए हैं ना ही डिप्नोई से इवॉल्व हुए हैं। तो हमारा तीसरा क्या बचा? तीसरा हमारा बचा क्रोसोटेरिजियन। ठीक है, क्रोसोटेरिजियन जो फिश थे वो बचा। तो ऑब्वियस सा बात है, जब दो से इवॉल्व नहीं हुए तो ये तीसरा बचा है, तीसरे से इवॉल्व हुए होंगे। तो अब इन चीज़ों को देखते हैं। Their similarities probably resulted due to convergent evolution. On the other hand, it is now believed that earliest amphibian labyrinthodonts arose from primitive crossoteresian fishes. यानी कि ये जो डिप्नोई का, देखो, यानी कि हमारा डिप्नोई का और जो हमारा एम्फीबियंस का, एम्फीबियंस जो हमारे थे, इनका जो सिमिलरिटीज़ हमको देखने को मिल रहा था ना, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण हमें देखने को मिल रहा था। दोनों का ऑरिजिन, मतलब दोनों एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं, ये इसका प्रूफ नहीं था। यानी कि जो एनाटॉमी में और एम्ब्रियोलॉजी में जो हमें डिप्नोई फिशेस और एम्फीबियंस में सिमिलरिटीज़ देखने को मिली है, वो इस कारण से हमें देखने को नहीं मिली है कि डिप्नोई से ही एम्फीबियंस अराइज हुआ है, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण देखने को मिला है। अब आप पूछोगे कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, तो सुनो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वैसा इवोल्यूशन होता है जब दो स्पेशीज डिफरेंट एंसेस्ट्रल ओरिजिन के हो लेकिन उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिले। देखो, इवोल्यूशन जो होता है ना, इवोल्यूशन दो टाइप का होता है। एक तो हुआ हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और दूसरा हुआ हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन is when two species with different ancestral origin develop similar characteristics। यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तब बोलते हैं जब दो स्पेशीज जो है उनका एंसेस्ट्रल ऑरिजिन तो डिफरेंट हो लेकिन उनमें कैरेक्टर्स सिमिलर हो। समझ में आया? ऑरिजिन, जो एंसेस्ट्रल ऑरिजिन है वो डिफरेंट होगा लेकिन उनमें कैरेक्टर्स कुछ सिमिलर पाए जाएंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तब बोलेंगे जब इवोल्यूशन जो है उनमें जो कॉमन एंसेस्टर है वो हो। ठीक है, एंसेस्टर जो है वो तो कॉमन हो लेकिन उनमें कैरेक्टर्स डिफरेंट हो, यानी कि कैरेक्टर्स डिफरेंट डेवलप हो गए हो। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। देखो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रेफर्स टू व्हेन टू स्पीशीज डाइवर्ज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड डेवलप डिफरेंट कैरेक्टर्स। यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तब होगा जब दो स्पीशीज कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व तो किया है लेकिन उनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स डेवलप हो गए हैं। वहीं पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तब होगा जब दो स्पीशीज अलग अलग एंसेस्टर से डेवलप हुआ है लेकिन उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे डिप्नोई और एम्फीबियंस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण इनके एनाटॉमी में और इनके एम्ब्रियोलॉजी में सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। ओके, तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसमें माना गया कि जो अर्लीस्ट एम्फीबियन डेट इज़ लैब्रिंथोडॉन्ट्स, यानी कि जो लैब्रिंथोडॉन्ट्स थे वो प्रिमिटिव क्रोसोटेरिजियन फिशेस से अराइज हुए हैं, यानी कि इनके जो मेन एंसेस्टर हैं जिससे लैब्रिंथोडॉन्ट इवॉल्व हुआ है वो कौन थे? क्रोसोटेरिजियन फिशेस। अब आगे हम देखेंगे कि क्रोसोटेरिजियन फिशेस से ये कैसे डेवलप हुआ, कौन से ऐसे सिमिलरिटीज़ हैं जिनके बेसिस पे हमने ये माना कि क्रोसोटेरिजियन से ही एम्फीबियंस का, यानी कि जो लैब्रिंथोडॉन्ट्स थे उनका अराइज हुआ, उनका इवोल्यूशन हुआ। अंडरस्टूड?
स्टार्ट करें, चलो अच्छा फोकस करो यहाँ पे। Origin of amphibia can be traced back to the freshwater carnivorous Rhipidistrian Crocodilian of Devonian period, represented by genera Osteolepis and Sthenoteuron। यानी कि जो ऑरिजिन है एम्फीबिया का, उसको अगर हम एकदम पीछे से देखना शुरू करें, यानी कि उसको अच्छे से ट्रेस करें एकदम बैक जाके, तो हम देखेंगे कि उसका इवोल्यूशन फ्रेश वाटर कार्निवोरस क्रोसोटेरिजियन जो डेवोनियन पीरियड के थे, क्या नाम था उनका? रिपिडिस्ट्रियन नाम था जिससे वो डेवलप हुए हैं। उनका जेनस क्या था? जेनस उनमें आया था ऑस्टियोलेपिस और स्थेनोटेरोन। जेनस कौन कौन सा था? ऑस्टियोलेपिस और स्थेनोटेरोन। इस जेनस से वो डेवलप हुए थे। They show extensive morphological similarities with early amphibians, labyrinthodonts, which are evidence to their close phylogenetic relationship। यानी कि ये जो हमारे रिपिडिस्ट्रियन थे, यानी कि जो रिपिडिस्ट्रियन और क्रोसोटेरिजियन फिशेस थे, उनमें क्या था? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ था अर्ली एम्फीबियन, दैट इज़ लेब्रिंथोडॉन्ट्स में और उनमें, यानी कि रिपिडिस्ट्रियन में जो क्या था? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज़ था। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ उनमें देखने को मिला था, जिससे ये पता चलता है कि इनका जो है ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, यानी कि वो जो था मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ जो था वो एविडेंस दिया, यानी कि वो प्रूफ दिया कि ये जो क्रोसोटेरिजियन फिशेज हैं और जो ये एम्फीबियन का लेब्रिंथोडॉन्ट्स है, यानी कि जो अर्ली एम्फीबियन है, वो उससे क्या बोलते हैं? क्रोसोटेरिजियन फिश से इवॉल्व हुआ है, यानी कि दोनों में रिलेशन है। समझ में आया? अब ऐसे कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है जिनसे हमें ये पता चला कि क्रोसोटेरिजियन से ही एम्फीबियन इवॉल्व हुए हैं, उनको अब हम देखते हैं। देखो, पेंटाडक्टाइल लिम्ब ऑफ एम्फीबियन इज सपोज टू हैव अराइजन फ्रॉम क्रोसोटेरिजियन फिन लोब। देयर इज अ क्लियर होमोलॉजी बिटवीन द लिम्ब्स ऑफ ऑस्टियोलेपिड क्रोसोटेरिजियन एंड अर्ली टेट्रापोड लेब्रिंथोडॉन्ट्स। यानी कि जो पेंटाडक्टाइल लिम्ब होता है एम्फीबियंस का, ऐसा माना गया है कि वो अराइज कहाँ से हुआ है? तो वो क्रोसोटेरिजियन के फिन लोब से अराइज हुआ है, यानी कि क्रोसोटेरिजियन में जो फिन्स प्रेजेंट थे उनसे एम्फीबियन का पेंटाडक्टाइल लिम्ब अराइज हुआ है, यानी कि उससे इवॉल्व हुआ है। ये जो था, यानी कि फिन लोब से एम्फीबियंस के पेंटाडक्टाइल लिम्ब बोन्स का बनना, ये एक क्लियर होमोलोगस जो डेवलपमेंट है वो दिखाता है किसके बीच में? अर्ली टेट्रापोड लेब्रिंथोडॉन्ट्स एंड ऑस्टियोलिपिड क्रोसोटेरिजियन के बीच में। देयर स्कल एंड जॉज आर सिमिलर एंड कैन बी इक्वेटेड बोन बाय बोन। यानी कि जो स्कल और जॉज थे, यानी कि जो उनका खोपड़ी वाला रीजन और जॉ का रीजन था, वो जो था वो सिमिलर था। इनफैक्ट जो हर एक बोन था वो बोन टू बोन भी काउंट कर सकते थे, हर एक चीज़ सिमिलर था उनके स्कल बोन और जॉज में। ओके, बोथ रिपिडिस्ट्रियन एंड अर्ली टेट्रापॉड वेयर प्रीडेटर्स आर्म्ड विथ शार्प स्ट्रॉन्ग टीथ with a peculiar labyrinthine enfoldings of the enamel। सुनो, दोनों जो रिपिडिस्ट्रियन और अर्ली टेट्रापोड्स थे, यानी कि लेब्रिंथोडॉन्ट्स, दोनों के दोनों प्रेडेटर थे। इनफैक्ट उनके पास शार्प स्ट्रॉन्ग टीथ प्रेजेंट था। इनफैक्ट उनके इनामल में लेब्रिथीन का एक पेक्यूलियर, यानी कि स्पेशल फोल्डिंग्स भी देखने को मिला था, दोनों में देखने को मिला था, क्रोसोटेरिजियन फिशेस में भी और लेब्रिंथोडॉन्ट्स में भी। अ पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयर इज सिमिलर। यानी कि क्रोसोटेरिजियन फिशेस और लेब्रिंथोडॉन्ट्स दोनों के एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर्स का, यानी लेयर्स होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग होता है जो कि अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके,
उसका जो पोजीशन था दोनों में ये सिमिलर देखने को मिला। एयर ब्लैडर्स वे आर यूज एज लंग ड्यूरिंग शॉर्ट माइग्रेशन फ्रॉम पॉन्ड टू पॉन्ड, यानी कि लैब्रिंथोडॉन्ट्स में और क्रोसोटेरिजियन फिशेस में अगर वो एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड माइग्रेट करते थे उस टाइम पे एयर ब्लैडर जो होता था उनका वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लंग्स की तरह यूज़ करता था, यानी कि वो रेस्पिरेशन में मदद करता था। Stheostesa, a primitive labyrinthodont fossil found in Greenland, has both Crossoterazian and amphibian characteristic and represent a transitional state, यानी कि Stheostesa जो कि एक प्रिमिटिव लैब्रिंथोडॉन्ट का फॉसिल है जो कि ग्रीनलैंड में पाया गया है, उसमें क्रोसोटेरिजियन और एम्फीबियंस दोनों के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे अर्ली एम्फीबियंस यानी कि जो एम्फीबियन है हमारे वो क्रोसोटेरिजियन फिशेस से ही इवॉल्व हुए हैं। और ये जो स्थियोस्टेजा है ये क्या है, ट्रांजिशनल स्टेट का बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। स्थियोस्टेजा क्या है, ये ट्रांजिशनल स्टेट जो क्रोसोटेरिजियन और एम्फीबियंस के बीच का है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, वो इस ट्रांजिशनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टूड? आई होप इट्स क्लियर टू यू। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था ये लेक्चर, थोड़ा सा ज़्यादा याद करना होगा इसमें आपको, तो एक बार इस लेक्चर को देखिए, नोट्स पढ़िए। आई होप आपको समझ में आया होगा और एक दो बार आप पढ़ेंगे ना इसको तो याद भी हो जाएगा। कंसेप्चुअल है लेकिन याद हो जाएगा बाय द टाइम, एक दो बार रिवीजन करने के साथ ये आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉसिबल फाइलोजेनेटिक ऑरिजिन बताएंगे, जो क्या कॉज था वाटर से लैंड में एम्फीबियंस के ट्रांजिशन का वो बताएंगे, और एम्फीबियन लाइफ के कुछ एडेप्टेशन के बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय एंड थैंक यू।